ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, सवाल तो कई सारे आ रहे हैं फोन कॉल्स के, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से आपने समझाया महिलाओं को जो गिफ्ट मिलता है उससे कई बार टैक्स की देनदारी बनती है, उसका देखा आपने कि कॉलर की भी दिलचस्पी जग गई, तो क्यों ना इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि एक तो रही बात जो आपने पहले बताया था कि महिलाओं को जो घर खर्च मिलता है उस पर टैक्स की देनदारी, लेकिन दूसरा मुद्दा यह है कि जो गिफ्ट मिलता है उस पर टैक्स की देनदारी क्या कहती है। तो गिफ्ट कई प्रकार के होते हैं, कई बार कैश में गिफ्ट मिल जाता है, महिलाओं को गोल्ड से बड़ा लगाव होता है, कई बार ज्वेलरी के तौर पर अच्छा खासा गिफ्ट मिल जाता है या फिर कोई दूसरे गिफ्ट मिलते हैं। तो इस पर टैक्स के नियम एक साथ होते हैं, एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं, और क्या कहते हैं? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बहुत ही रोचक सवाल आपने पूछा और हमारे दर्शकों के लिए ये जानना भी इतना ही ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो हमें ये ख्याल में रखना है कि गिफ्ट के नियम, माना जो गिफ्ट आपको कैश में मिलता है रुपयों के स्वरूप से और काइंड में, उसके नियम कुछ भांति अलग है। तो हम दोनों को अलग किश्त में बांटेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कैश गिफ्ट की बात करते हैं तो आपको वित्तीय वर्ष में एक या ज़्यादा शख्सों के पास से रुपया 50,000 से ज़्यादा रकम अगर गिफ्ट में मिलती है तो वो रकम को 50,000 के अंदर हो तो उस पर कोई सवाल नहीं है, 50,000 से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगने की पूरी संभावना है। लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जम्पशंस हैं कैश के संदर्भ में, वो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो अगर ये आपको अपने कोई करीबी रिश्तेदार से मिलती है, और रिश्तेदार करीबी कौन गिना जाएगा वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपको वेडिंग पर, माना किसी की शादी पर, अपने लड़के या लड़की को अपनी शादी पर गिफ्ट मिलती है तो वो 50,000 से ज़्यादा भी हो तो उस पर टैक्स का कोई सवाल नहीं है। तो एक तो रिश्तेदारों की गिफ्ट, दूसरी शादी में मिली गिफ्ट, और तीसरी इम्पॉर्टेंट एग्जम्पशन जो है वो है अगर आपको किसी की वसीयत या आपको सक्सेशन में या इनहेरिटेंस में मिलता है पैसा तो उस पर भी टैक्स नहीं है। अन्यथा ये 50,000 वाला नियम आपको ख्याल में रखना है। ये जो 50,000 वाला नियम है मुकेश जी, ये किसी एक गिफ्ट देने वाले का है या फिर सभी गिफ्ट मिलाकर के 50,000 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए? बिल्कुल लक्ष्मण जी, जैसे मैंने बताया कि वित्तीय वर्ष में एक या ज़्यादा शख्स के पास से एक या उससे ज़्यादा राशि में मिली हुई रकम कुल मिला के 50,000 से अगर ये ज़्यादा होती है, पर मैंने जैसे बताया रिश्तेदारों की गिफ्ट को अलग रख के बिन नॉन रिलेटिव्स की गिफ्ट के लिए ये 50,000 का मायना रखता है। और इसमें भी अगर ये इन काइंड है, जैसे आपने बताया सोने चांदी की गिफ्ट हो, अब ये काइंड वाली गिफ्ट्स में हर एक गिफ्ट पर ये 50,000 का नियम जो है वो लागू पड़ना ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ 6-7 स्पेसिफाइड गिफ्ट्स है, उन्हीं पर ये आपको नियम लागू पड़ेगा। तो क्या कौन कौन सी गिफ्ट्स इन काइंड का इसमें समावेश किया गया है? तो सबसे पहले तो जैसे प्रॉपर्टी है, इमोल्ड प्रॉपर्टी है, फिर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड सिल्वर जिसको हम बुलियन कहते हैं उसका भी समावेश किया है, फिर शेयर्स या सिक्योरिटीज़ म्यूचुअल फंड्स का भी इसमें समावेश होगा, बॉन्ड्स होंगे, और इसके सिवा कोई वर्क ऑफ आर्ट है, कोई पेंटिंग है, कोई आर्ट वर्क है, तो ये सब जो है इसको 50,000 के दायरे में गिना जाएगा। तो इससे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमारे दर्शकों को ख्याल में रखनी है, महिला हो या पुरुष हो, अगर आपको बिन रिश्तेदार से भी मान लीजिए कोई मोटर कार मिलती है, मान लीजिए कोई टीवी या रेफ्रिजरेटर मिलता, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मिलती है, या तो चांदी के बर्तन भी मिलते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का समावेश होता नहीं है। तो प्लानिंग ये करनी चाहिए, मान लीजिए आपको किसी को विमेंस डे पर गिफ्ट देनी है अपनी कोई दोस्त या बिन रिश्तेदार को, तो आपको आप चाहते हैं कि वो
उसका उपयोग अपना मान लीजिए एक छोटी सी मोटर कार के लिए करें, तो मोटर कार के लिए पैसे देंगे तो उसको टैक्स लगेगा, पर अगर आप मोटर कार ही खरीद के देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही तो बेहतरीन ये बात जो आपने बताई है, जो एग्जम्प्ट अंतर है। गिफ्ट्स इन काइंड है, उसका प्लानिंग बहुत खूबसूरती से हो सकता है। बिल्कुल, मुकेश जी ने बड़ा सही तरीका बताया कि गिफ्ट देना चाहते हैं, टैक्स ना लगे गिफ्ट लेने वाले के ऊपर, तो उसका एक तरीका है। इसका एग्जांपल मोटर कार देकर के उन्होंने बताया भी। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं वडोदरा, जहां से भूपेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार साहब। बताएं क्या सवाल है आपके पास। हाँ साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी रिसेंट बजट में न्यू टैक्स रेजिम को बाय डिफॉल्ट कर दिया है, जी जी। तो उसमें म्यूचुअल फंड या स्टॉक का अगर सेल करते हैं तो अंडर सेक्शन 112A 1 लाख रुपया तक का थ्रेशोल्ड लिमिट था, जहां तक आपको टैक्स नहीं लगता था। 1 लाख से ऊपर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है तो टैक्स लगता था। तो ये न्यू टैक्स रेजिम में उसके बारे में कुछ है नहीं, तो will that 1 lakh exemption will remain as it is in new tax regime or not? मुकेश जी। लक्ष्मण जी, भूपिन जी का सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। भूपिन जी, आपने बहुत समझदारी से यह बात बताई कि सेक्शन 112A, अब यहाँ मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई करने दीजिए कि ये एक्चुअली एग्जम्पशन नहीं है। इसमें प्रावधान ये है कि 1 लाख रुपये तक का अगर आपका इक्विटी का कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पर एसटीटी भरा गया है, तो उस पर जब आप गिनती करते हैं पूरे आपके एलटीसीजी की, तो 1 लाख तक के एलटीसीजी पर टैक्स नहीं लगेगा। माना ये जो एलटीसीजी की अमाउंट है वो आपकी टोटल इनकम में ज़रूर गिनी जाएगी, पर ये 1 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये ख्याल में रखिए। और आपका जो सवाल है कि न्यू रेजिम में भी ये टैक्स का जो फ़ायदा है कि 1 लाख रुपये तक नहीं लगे, वो चालू रहेगा या नहीं, तो द आंसर इज़ यस। पुराने में हो या नए में हो, दोनों स्कीम में ये आपको फ़ायदा मिलेगा। पर यहाँ आपको ध्यान में रखना यह है, मान लीजिए आप 7 लाख रुपये के दायरे में नई स्कीम में ज़ीरो टैक्स का प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो उस समय पर आपको ख्याल में ये रखना है, मान लीजिए आपकी 6.5 लाख रुपये की आपकी सैलरी या इंटरेस्ट की इनकम है और 1 लाख रुपया आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है। आप अगर ये समझें कि ये 1 लाख तो एग्जम्प्ट है, इसलिए 6.5 लाख 7 लाख के अंदर है तो मुझे रिबेट मिल जाएगा, इसलिए ज़ीरो टैक्स है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आपकी इनकम गिनी जाएगी 6.5 और 1 7.5 लाख, और ये 7 लाख से ज़्यादा है इसलिए रिबेट नहीं मिलेगा। हालांकि 1 लाख पर आपको टैक्स नहीं भरना है, पर ये टोटल इनकम में गिनी जाएगी, इसको आप जरूर ख्याल में रखिए। बिल्कुल, ये 7 लाख रिबेट वाला जो मामला था उस पर बहुत लोगों को